नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, आजकल एक फैशन सा हो गया है, या यूं कहा जाए कि नेताओं की आदत हो गई है कि अगर कोई भी अदालत उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है और फैसला उनको सूट नहीं करता है, तो वो सीधे सीधे जजों तक पहुंच जाते हैं। अभी संभल का मामला हमने देखा और अब अजमेर शरीफ का मामला भी सामने आ रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने फरमाया कि छोटे मोटे जज जो है आजकल वो देश में आग लगाने को आतुर रहते हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहते हैं ना, किसी चीज की वैल्यू तभी पता चलती जब आप उसके सामने जाते हैं। छोटा मोटा जज क्या होता है, ये राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। छोटा मोटा जज क्या होता है, सोनिया जी से पूछना चाहिए। छोटा मोटा जज क्या होता है, जब चिदंबरम साहब 2 महीने जेल काट के आए थे, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, केजरीवाल। संजय सिंह, इन सभी लोगों से पूछा चाहिए जज छोटा मोटा होता है कि क्या होता है। तड़फ रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जज जब एक बार ऑर्डर लिख देता है तो तब तक वैलिड होता है जब तक उस पर स्टे ना हो जाए या वो ऑर्डर क्वैश ना हो जाए ऊपर की कोर्ट के द्वारा। होता है, आप जो भी कार्यवाही सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो कहीं से हवा से नहीं आती है। नीचे की अदालत का कोई आदेश होता है, उसी के खिलाफ लोग आते हैं। जो सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, सारे लोग जो खड़े होते हैं, वो छोटे मोटे जज का ही फैसला होता है। और जो राम जन्मभूमि का फैसला हुआ वो भी छोटे मोटे जज ने ही किया। 500 सालों का कलंक मिट गया। तो अगर आप न्यायपालिका के विरुद्ध इस तरह का शब्द बोलते हैं तो शायद अपने इंडी गठबंधन के साथियों से जो है थोड़ा समझना चाहिए कि छोटा मोटा जज होता है कि क्या होता है। और एक तरह से अगर आप इस तरह से कहेंगे तो शायद संवैधानिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप मानिए ही मत किसी बात को। न्यायपालिका की जो अरेंजमेंट है वो तो संविधान में लिखी हुई है ना। तो इस तरह की बातें करना, एक तरह से कहें कि न्याय के तंत्र के साथ आप लोगों के मन में, देखिए अभी अभी चुनाव खत्म हुआ, लोगों की आदत खराब हो जाती। कहते ना, कभी कभी आदमी छुटभैया जो होता है वो गुंडई करते करते सिपाही पे हाथ उठाता है, फिर पता चलता किसी कप्तान साहब की कॉलर पकड़ लेता है। और जिस दिन कप्तान साहब की कॉलर पकड़ लेता है ना, उस दिन कप्तान साहब बता देते हैं कि होता क्या है। तो छोटे मोटे जज क्या होते हैं, आपकी आदत खराब हो गई। इलेक्शन कमीशन बोलते बोलते, ईवीएम बोलते बोलते, प्रधानमंत्री को बोलते बोलते आपकी जबान इतनी चली गई है कि अब आप जो है न्यायाधीशों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिए हैं। और न्यायाधीशों के प्रति इस तरह से बयान जो बोला जा रहा है, मैं बताऊं, अगर राजस्थान का कोई अधिवक्ता एक बार सोच ले या चाह ले कि भाई अब इस बयान के खिलाफ तो हमें अदालत जाना चाहिए, क्योंकि ये अदालत के तौहीन कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप न्यायपालिका के प्रति किसी के मन में अविश्वास पैदा कर रहे हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे जनता के प्रति, जनता के मन में देश की संविधान के द्वारा बनाई गई न्यायालयों के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हो, तो दो गलतियां आप कर रहे हैं। एक तो आप संवैधानिक ढांचे का प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, दूसरी आप न्याय तंत्र जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दे रहे हैं। और यह कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट है। और इसके लिए अगर कोई अधिवक्ता चाहे तो हो सकता है कल को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि भाई रामगोपाल जी ने जो बयान दिया है वो अदालत की तौहीन है। फिर उनको पता चल जाएगा कि जज छोटा होता है, बड़ा होता है। अभी 2 सम्मन दरवाजे पे चले जाएं, एक बार बेलेबल वारंट होगा, दूसरी बार एनबीडब्ल्यू होगा, फिर भागे भागे फिरेंगे कोर्ट में। तो जब तक आप अदालत नहीं जाते तब तक आपको अदालत का महत्व नहीं पता चलता। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक आपका डॉक्टर के प्रति सम्मान नहीं आता। और जब आप जेल होके आ जाते हैं तब आपको पता चलता है कि पुलिस के सामने उटपटांग हरकत करने का नतीजा क्या होता है। तो आप राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एक एक बात को जनता सुनती है। और यह सब बोलते वक्त आपको संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए। आप देखिए, जैसे महाराष्ट्र का नतीजा आया था, इन्होंने उसके पहले संभल वाली घटना पे क्या बोला था कि अगर आप किसी को वोट नहीं देने देंगे तो क्या करेंगे, लोग पत्थर नहीं चलाएंगे।
हम्म। इस तरह का जस्टिफिकेशन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहता है, या संविधान की शपथ लेकर के जो संसद के अंदर प्रवेश करता है, अगर इस तरह की बात बोलता है, तो निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दो सिद्धांत नहीं हो सकते। एक तरफ तो आप संविधान के संरक्षण की बात करें, आप संविधान को डिफेंड करने वाले लोग अपने आप को डिक्लेयर करें, और दूसरी तरफ संवैधानिक ढांचे से बनी हुई न्यायपालिका के प्रति आप कहें छोटा मोटा जज। कल को तो आप तहसीलदार को, राजस्व निरीक्षक को, कानूनगो को, ऐसे छोटे छोटे अधिकारियों को तो कुछ समझेंगे ही नहीं। आप जब एक न्यायाधीश को इस तरह से कह रहे हैं, तो कल तो आप ब्यूरोक्रेसी के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। एक युवा है जो अधिकारी बनता है पढ़ लिख करके, एक युवा है जो न्यायाधीश बनता है, उसके प्रति तो आपको सम्मान होना चाहिए। सर वही बात है ना कि अगर कोई आम आदमी इस तरह की टीका टिप्पणी करे तो समझ में आता है। ये तो संसद के अपर हाउस राज्यसभा के सांसद हैं, इतने जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है, और ये इस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। और जज तो जज होते हैं सर, जब न्याय की कुर्सी पर बैठ गए तो क्या छोटा क्या बड़ा। देखिए, आप राज्यसभा के सांसद के साथ साथ एक अनुभवी सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि आप, मैं नाम क्या लूं, राघव चड्ढा जी जैसे आप युवा हैं। राघव चड्ढा जी से कोई गलती हो जाए तो चलो माफ किया जा सकता है, युवा है, अभी उनका अनुभव नहीं है। लेकिन आप जैसा अनुभवी व्यक्ति जिसका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक, आप हर चीज का प्रोस कॉन्स जानते हैं। आप निश्चित ही आपने कुछ सोच समझ करके एक तरह से कहें न्यायपालिका पे दबाव बनाने के लिए काम किया है। आप चाहते हैं कि देश की न्यायपालिका जब लोगों का नेम और सरनेम देखे उसके हिसाब से फैसले करे। पर संदीप जी, जो फैसला संभल को लेकर दिया, संभल की मस्जिद को लेकर जो फैसला निचली अदालत ने दिया सर्वे करवाने का, वो गलत क्या था? उसमें गलत क्या है? उस पर इतना भड़कने की जरूरत क्या है? उसमें तो देखिए, कहते हैं ना कि जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले तो घर में ये झगड़ा होता है कि इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। तो मुस्लिम समाज पहली बात तो अपने आप को संगठित रूप से इस केस को डिफेंड करने के लिए आगे आया नहीं। और बात ये रही कि जब प्रोसीडिंग चली तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ। भाई ऐसा तो था नहीं कि बंद कमरे में सीक्रेट तौर पे कोर्ट ने आदेश पास कर दिया। आपको सम्मन की कंप्लायंस हुई होगी, सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन आप आए नहीं कोर्ट में। तो जब आपके पास मौका था तब आपने डिफेंड किया नहीं। ऑर्डर आ गया, सर्वे शुरू हो गया, तब तक भी आप सो रहे हैं। वैसे तो हर बात पे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा देते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको हिंसा फैलाना था इस पे, और यह मैसेज देना था भारत को कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आवाज उठाएंगे तो यही अस्र होगा। और हिम्मत देखिए इनकी, जब योगी जी के राज में यह हिम्मत हो सकती है तो बाकी और कहीं के लिए क्या कहा जा सकता है। यह सीधा सीधा एक ट्रेलर था कि आप संभल के बारे में अगर कुछ करने जा रहे हैं तो आप संभल जाइए। ये मैसेज देना ये लोग चाह रहे थे समाज के लोगों को कि आप इस तरह की चीजें मत करिए, क्योंकि अगर ये ट्रेलर है तो बाकी जगह फिल्म दिखाई जाएगी पूरी की पूरी। संदीप जी, जो बार बार कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ही अदालत ने फैसला सुना दिया, उसी को आपने क्लैरिफाई किया कि दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा गया था, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे, तब कोर्ट को फैसला तो सुनाना ही था, और उसके बाद इनको मिर्ची लग गई। तो पहला जब सम्मन या नोटिस मिला था उस पर जवाब देने के लिए कोर्ट में अपने वकील को इनको भेजना चाहिए था, संभल मस्जिद के जो भी करता धरता है उनको। आप अपनी ही गलतियों का फायदा नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। आपको अगर सम्मन गए हैं तो आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहिए था, अपने आप को, अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन अगर आप अदालत में नहीं अपीयर हो रहे हैं, डिलिबरेटली आप कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो कोर्ट तो बैठी नहीं रह सकती ना। बिल्कुल नियम बना हुआ है कि अगर विपक्षी अदालत में नहीं आ रहा है तो कोर्ट इज बाउंड डाउन टू एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर तो होने हैं। और आपका यह कहना कि आपको सुना नहीं गया, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए हम गए ही नहीं। यह बात कंसील की जा रही है, मुसलमानों से गुमराह किया जा रहा है। आखिर इतना पैसा रोजे में मुसलमान देता है मस्जिद को, उस पैसे का प्रयोग करके मस्जिद कमेटी ने आखिर वकील क्यों नहीं खड़ा किया? आज आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वकील मिल गए, आपको उसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के लिए वकील नहीं मिले, हाई कोर्ट के लिए आपको समय नहीं मिला। तो देखना होगा कि
जनता जब इन सब चीजों को जानेगी तो सवाल तो पूछेगी ही। और अब ऐसा ही मामला अजमेर शरीफ का है। वहां पर भी जो पिटीशन है हिंदू पक्ष की वो स्वीकार कर ली गई है। उनका भी ये कहना है कि जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसके नीचे महादेव का मंदिर है और उस पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है। उस पर भी रोना गाना चालू हो गया है। ओवैसी भी टिप्पणी कर रहे हैं और ऊपर से रामगोपाल यादव ने तो कह ही दिया कि छोटे मोटे जज तो देश में आग लगाने को लगे हुए हैं। तो क्या हिंदू पक्ष, जिसको ये लगता है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे मंदिर है, उनके पास सबूत है, क्या वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? वो कम से कम पत्थर तो नहीं मार रहे हैं ना किसी को खड़े होकर, वो तो कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। देखिए, राजस्थान के मामले में मैं एक बात कहूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान और अजमेर के प्रशासन को संभल के मैटर से संभल जाना चाहिए। संभल का जो मैटर था वो एक फिल्म थी, ट्रेलर था, और आप मानिए अगर अजमेर में कुछ ऐसा होता है तो लोग बाज नहीं आने वाले हैं। और मोडस ऑपरेंडी इनका यही था कि दंगे भड़काए जाएं पूरे भारत में, और कल को राइट विंग को या कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, शिवसेना, इस तरह के कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जाए। केवल और केवल यही था। नहीं तो मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, इतने समर्पित लोग हैं जो रात के 12 बजे कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते हैं, संभल वाले मैटर पे आप सर्वे होने दिए। भाई आप जाते, आप सुबह 6 बजे चले जाते, एक दिन पहले का ऑर्डर था, आप सुबह 5 बजे जाके दरवाजा खटखटा देते। आप लोग तो इस सब काम में माहिर थे। चलिए मान लेते हैं संभल के वकील नहीं कर सकते थे, दिल्ली वाले जो भाई साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय जो राज्यसभा सांसद जी हैं, जिन्होंने एक तरह से कहें जो कृतज्ञ होना चाहिए उनको समाजवादी पार्टी के प्रति, तो वो तो बिल्कुल एक्टिव हो सकते थे। आपने उनको भी अप्रोच नहीं किया होगा, जहां तक ऐसा लगता है। आप कपिल सिब्बल साहब की बात कर रहे हैं? उनको तो जाना चाहिए था। वो तो राम मंदिर के मामले में भी देखिए कितने एक्टिव हुआ करते थे। तब तो वो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हुआ करते थे। कैसी कैसी दलीलें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दी थी। तो वो यहां पर भी खड़े हो सकते थे, सुओ मोटो ही ले लेते, वो खुद ही संज्ञान लेकर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऐसा भी तो कर सकते थे। टोटल साजिश थी ये, एक तरह से कहें कि हिंदुओं को बदनाम करने की या बेगुनाह मुस्लिमों को भी बदनाम करने की। इसमें कुछ लोग हैं जो बवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं पूरे कम्युनिटी को दोष नहीं दे रहा हूं। कोई भी धर्म वाला व्यक्ति हो, अगर हमें गीता के बारे में अपमानित कुछ बोला जाएगा तो मैं तो निश्चित ही आगे बढ़ के दौड़ूंगा। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हों उनकी जिम्मेदारी होती है कि सही चीज लोगों से बताएं, हिंसा करवाने के लिए भीड़ को आतुर ना करें। आपने अपने लोगों को क्या ये बताया कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे? नहीं, आपने तो ये तैयारी कर ली कि हम सर्वे नहीं होने देंगे जी। और उसमें सबसे बड़ी बात तो जो संविधान प्रेमी गैंग है उसने आपका पूरा साथ दिया है। संविधान प्रेमी गैंग तो बहुत तैयारी कर रहा है कि संभल जाएंगे। राहुल गांधी भी जाने की तैयारी में, अखिलेश यादव भी। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएंगे। अदालत का फैसला हो और आप कल को किसी हॉस्पिटल में चले जाइए सीएमओ से मिलने के लिए, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से मिलने के लिए, क्या मतलब होगा? अदालत का फैसला है, अदालत में ही चैलेंज होगा ना, और उसके प्रभाव को भी वहीं से खत्म किया जाएगा। अगर कोई आदमी बीमार है तो आप क्या करेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर के? भाई बीमारी और रेलवे बोर्ड में कोई मतलब नहीं है। तो उठपटांग हरकतें मत करिए ना। अगर बात हुई है, कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट के पास ही जाया जा सकता है। आप दौरा करने जाने, सीधा देखिए ये राजनीति है और कुछ नहीं है। हिंदू समाज को देखिए ना, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास एक प्लेट लगी हुई है एसआई की बहुत बड़ी कि 32 जैन मंदिरों को तोड़ करके यहां कभी ये बना है ढांचा जो है। हिंदू समाज कोई पत्थर लेके कुतुब मीनार को तोड़ने नहीं जा रहा है। न ही कोई जाता है तो उस पर कुछ कूड़ा करकट भेजता है या पेन से अपना विरोध करता है कि नहीं जी इसको हम ध्वस्त कर देंगे, ये हमारे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं करता है। बस वो पढ़ के अपना इतिहास जानना चाहता है कि 32 मंदिरों, जैन मंदिरों को तोड़ के बना हुआ है। तो अगर कल को कोई सर्वे हो जाता है संभल की मस्जिद के बारे में और ऐसे फैक्ट निकल जाते हैं, तो अगर लिखा जाता है वहां पर कि यह मस्जिद नहीं है बल्कि यह मंदिर है जिसपे जबरदस्ती बाबर ने मस्जिद बनाई थी,
और वो तो क्या बाबरनामे में भी है, वो तो कई इतिहास की किताबों में उसका जिक्र है। नहीं अंजू जी, मुझे आश्चर्य इस बात से होता है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं तो हमारे ही सगे भाई, 2-4 जनरेशन पहले, 5 जनरेशन पहले उन्होंने जो है रास्ता छोड़ा सनातन का, उनको बाबर से क्यों प्रेम है, एक लुटेरे से इतनी प्यार मोहब्बत क्यों है? और आश्चर्य की बात है कि उस लुटेरे का महिमा मंडन करने में वो लोग साथ हैं जो कभी कभार अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर लेते हैं। आप देखिए ना, एक ओवैसी के अलावा कोई मुस्लिम समाज का नेता तो आगे बढ़ के बोलता नहीं है। बोलने वाले कौन लोग हैं? रामगोपाल जी हैं, संजय राउत जी हैं, और सबसे बड़ी चीज तो अब बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र भी हैं। ये सभी लोग आज की तारीख में तो बिल्कुल बाबर के साथ खड़े हो रहे हैं। दायित्व तो नहीं बनता है या कोई औचित्य नहीं बनता है। संदीप जी, एक जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसको लेकर बार बार बीच में आ जाते हैं। ओवैसी भी कह रहे थे कि उस एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए, जब उसमें ये कह दिया गया है कि यथास्थिति बनाकर रखिए 1947 वाली, तो किसी भी मस्जिद को छूने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई खुदाई करवाने की या सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है। क्या उस एक्ट में सच में ये कहा गया है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की जहां तक बात आप कह रही हैं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में साफ है कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वहां पर इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जो तो देखना होगा कि आने वाले समय में, जैसा आपने ओवैसी साहब का बयान खुद ही सुना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे, तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत चीजें निर्धारित होंगी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे क्या फैसला देता है जो है। पर एक चीज, मोहन भागवत जी के एक बयान को बार बार विपक्ष उठा रहा है कि देखिए उन्होंने भी कहा था हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, और उसके बावजूद लोग इस तरह की पिटिशंस डाल रहे हैं। तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर सब पर लागू होती है? उन्होंने अपने विचार रख दिए, उनके अपने विचार हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा हिंदू समाज उसको सुनकर चलेगा और तब कहीं पे भी कोई सी भी मस्जिद में जहां उनको शक हो कि यहाँ पर नीचे मंदिर है, तथ्य उनके पास हो, तो भी मुंह में दही जमा कर बैठेगा हिंदू समुदाय? नहीं, आप अगर किसी की बात उठा रहे हैं मोहन भागवत जी की, तो एक ही बात क्यों उठा रहे हैं? मोहन भागवत जी तो ये भी कहते हैं कि देश का मुसलमान जो है यहीं की मिट्टी में पला बढ़ा है। तो अगर आप यहीं की मिट्टी के पले बढ़े हैं तो आपकी उस डकैत और लुटेरे के प्रति सहानुभूति क्यों है? उसके कामकाज के लिए आप क्यों प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं? अगर किसी भारतीय ने, अगर किसी पठान ने या भारतीय मुसलमान ने कोई इमारत बनाई हो, कोई मस्जिद बनाई हो, और उस पर अगर कोई कोर्ट में जाके दावा कर रहा है, कोई ऐसी बात कह रहा है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन लुटेरे जो हो गए, देश को लूटने जो आए थे, उन लोगों के साथ आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आपको तो मानना चाहिए कि देश का सनातनी आपको अपना भाई ही मानता है और इस बात को स्वीकार करता है कि आप 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले या 4 पीढ़ी पहले आप जो है हमारे ही खून है, क्योंकि आपका नस्ल हमारे से ही मिलता है। आपका कोई ईरान और पर्सिया इन सब जगहों से लेना देना नहीं है। आपकी बोली, आपके स्किन का कलर, आपकी हाइट, सब कुछ हमारे जैसा है। और कुछ गांव में अभी तो ऐसे हैं जो मुस्लिम हिंदू परंपराओं को फॉलो करते आ रहे हैं। घर की सीट का जो मसला है वो भी तो यही है ना, जो पठान लोग हैं उन्होंने माना, बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वहां से रामवीर ठाकुर, उनके बारे में माना ना कि वो इन्हीं के वंश से, दोनों भाई भाई ही हैं। पठान तो अपने आप को राजपूत ही मानते हैं। राजपूत हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में लुटेरों के प्रति सहानुभूति रखने का कोई मतलब नहीं होता। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सीधी सी बात है। और जनता भी इन सब चीजों को देख रही है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सही तरीके से कार्यवाही कर रही है तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी आगे इस तरह की हरकत या बहकावे में लोग नहीं आएंगे। और आपने ध्यान दिया होगा, जब पुलिस भीड़ को दौड़ा रही थी या भगा रही थी तो एक चीज कह रही थी, नेताओं के चक्कर में अपने करियर बर्बाद मत करो। और उस पर भी बड़ा इतराज जताया नेताओं ने। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी बातें पुलिस क्यों कर रही है। क्योंकि मैंने इतने दिनों में, देखिए मैं अदालत में रोज देख रहा हूं, जब कोई घटना घटती है तब तो लाइव कवरेज हो रही होती है, माइक लेकर के मीडिया आपके पीछे पड़ा होता है, एक एक पल की रिपोर्टिंग हो रही होती है, हर चैनल पे आप लाइव दिख रहे होते हैं। लेकिन जब आप अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं ना, तब कोई पूछने नहीं आता है।
या फिर जब आपका वकील फीस न पाने के नाते आपका मुकदमा लड़ने से मना कर देता है, कहता है भैया फीस नहीं मिल रही, हम नहीं खड़े हो पाएंगे तुम्हारे लिए, तब फिर जो है आपको समझ में आता है कि हम तो बुरे फंस गए। क्यों? क्योंकि कैमरे के सामने आपको वाहवाही तो मिल जाएगी या आपके समाज के लोग आपकी पीठ थपथपा देंगे, लेकिन जो 20 साल 15 साल मुकदमे चलेंगे वो आपको खुद ही झेलने हैं। तो अगर कोई इस तरह की अफवाह फैला रहा है तो पहले तो अपने लेवल पे चीजों को वेरीफाई करना चाहिए लोगों को, और अगर कहीं से कुछ ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो, और आप पॉलिटिकली बेनिफिशियरी नहीं है, दोनों चीज, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और आप पॉलिटिकल बेनिफिशियरी नहीं है, मतलब आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आपको नाली खड़ंजा पुलिया का ठेका नहीं लेना है, तो आप अपने आप को थोड़ा उससे दूर ही रखिए। क्यों? क्योंकि देश का संविधान जो है और देश की न्यायालय, जिसको एक नेताजी कह रहे हैं ना छोटे मोटी कोर्ट, ये दोनों ही अगर पिछले 70 साल से 75 साल से लोकतंत्र बचा हुआ है या लोकतंत्र अपने आप को मजबूती से स्थापित किया हुआ है, तो श्रेय इन दोनों संस्थाओं को ही जानना चाहिए, एक भारत के संविधान को और एक भारत की न्यायालयों को, जिन्होंने इमरजेंसी जैसे काले चैप्टर से देश को आजाद कराया। लेकिन आप याद कीजिए, पिछले सेशन में हमने बात किया था किस तरह से संजय राउत ने पूर्व सीजेआई पर टीका टिप्पणी की थी ईवीएम को लेकर, कि अगर ईवीएम का फैसला वो सही सुनाते, मतलब उनके पक्ष में सुनाते तो सही होता, और उनका ये कहना था कि उनका नाम तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में। और अब हम देख रहे हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कई चैनल्स पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये थोड़े है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। नहीं, मुझे एक चीज और भी कहना है। देखिए, मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूं, जुडिशरी पे टारगेट किया जाना कुछ ज्यादा हो गया है। न्यायपालिका पे आमतौर पे राजनीतिक व्यक्ति बोलते नहीं थे, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जिस तरह से बयानबाजी उठपटांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, स्वयं संज्ञान लेकर के इस तरह के उठपटांग बातें करने वाले लोगों को एक हिदायत दे कि भाई, आप अगर किसी संवैधानिक दायरे में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उस दायरे से बाहर मत निकलिए, एनक्रोचमेंट मत करिए, आपका जो फील्ड है उसी तक सीमित रहिए। क्यों? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे के फील्ड में दखल नहीं देंगी। तो अगर आप राजनेता हैं तो राजनीतिक तक ही रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि राजनेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने की आदत होती है और इस आदत में वो भूल जाते हैं कि उनका दायरा कहाँ खत्म हो जाता है। अगर उनको अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है तो इसके साथ साथ उनके कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, और वो खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यसभा सांसद है संजय राउत भी और रामगोपाल यादव भी, तो इनको तो जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। ये बाकी लोगों को, पूरे देश के लोगों के लिए एक नजीर भी तो है। ये बड़े नेता है, अपर हाउस के सांसद हैं, तो इनको तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन अगर ये दायरे से बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है कि अदालत को भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए, ताकि लेसन तो मिले, वरना तो ये बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।